हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। डेली करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं एंड यूपीएससी को फोकस करते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर हमने फोकस किया है। इसके साथ साथ जैसे कि मैं इनसाइट्स आईएएस को फॉलो करती हूँ तो आप भी वो फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंस के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर क्यूज भी डाली जाती है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हिंदू एंड पीआईबी को कवर किया गया है एंड जो भी टॉपिक्स हमारे पहले वीक के अंदर रह गए थे, अगेन मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगी नहीं, तो इसलिए जो भी टॉपिक्स रह गए थे वो आज की वीडियो में कवर कर लिए गए हैं क्योंकि कल कोई खास करंट अफेयर्स थे नहीं। और नेक्स्ट जैसे आज मंडे है तो देखिए जो आज के करंट अफेयर्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो लास्ट डे के होते हैं, ठीक है। तो आज के जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको कल सुबह तक मिल जाएंगे। तो आपका सभी करंट अफेयर कंप्लीट किया जाएगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज वीडियोज़। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नासा का प्लान है कि वो वीनस तक जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे मिशंस हमने लास्ट ईयर पढ़े थे मार्स के लिए, चाहे वो यूएई का होप हो या चाइना का त्यानवेन हो, ठीक है, एंड परसिवरेंस हो। तो ये काफ़ी सारे जो मिशन थे वो मार्स के लिए गए थे। अब नासा ने प्लान किया है कि वो कहाँ जाएंगे, वीनस पर जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे, मैगलन ऑर्बिटर गया था 1990 में गया था, ये लास्ट था। अब नासा 2 और मिशन वीनस तक लेकर जाएगा एंड जो ये 2 सिस्टर मिशन होंगे ये देखेंगे, क्योंकि वीनस को देखो ऑलमोस्ट लाइक ट्विन अर्थ या उसके सिस्टर कहा जाता है। तो वीनस जो है वो भी एक इन्फेर्नो लाइक वर्ल्ड है एंड कैपेबल ऑफ मेल्टिंग लेड एट द सरफेस। तो ये क्या है ये सब हम देखते हैं। पहला जो मिशन है उसका नाम है डैविंकी प्लस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ये देखेंगे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरीके से वीनस बना, इवॉल्व हुआ, एंड ये भी देखेंगे कि क्या वीनस के पास कभी ओशियन था, क्या पानी था, पानी है तो फिर तो बहुत सर्वाइवल की बातें सामने आती हैं। एंड रिटर्न द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द प्लैनेट्स टैसेरे। ये ध्यान रखिएगा, टैसेरे जियोलॉजिकल फीचर्स यानी कि ऐसे फीचर्स जो कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, तो वो लाए जाएंगे। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले मिशन का नाम ध्यान रखिएगा, डैविंकी प्लस, दैट इज डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। देन देखिए दूसरा है वेरिटस। वेरिटस का फुल फॉर्म क्या है, वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है प्लैनेट की एंड वो अर्थ से डिफरेंट तरीके से कैसे डेवलप हुआ। सो यहाँ पे एक रेडार का फॉर्म यूज़ किया जाएगा, सरफेस को समझा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर भी वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक आते हैं। तो ये 2 मिशन के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक डैविंकी प्लस, दूसरा वेरिटस। फिर हम देखते हैं वीनस है क्या। तो वीनस सन के बाद देखिए आपने भी वो ट्रिक सुनी होगी, माय वेरी एजुकेटेड मदर। तो सन के पास सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आपका होता है वीनस। तो वीनस आपका क्या है, सेकंड जो प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 500 सेल्सियस तक है, मींस इतना इनफ है कि वो लेड को मेल्ट कर सकता है। तो प्लैनेट का जो थिक एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो प्रेशर है वो 90 बार्स तक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन आप ये देखिए, अ सिंगल वेनुसियन रोटेशन मींस कितने इनके डेज होते हैं, अर्थ डेज 243, मींस ये कितने टाइम पे, जैसे हमारी अर्थ है ना तो वो चक्कर लगा लेती है, तो ऐसे ही ये है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो 243.0226 डेज है। इसका मतलब अ डेज लास्ट लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। इसका मतलब ये है, देखिए हमारा जो अर्थ का टाइम होता है वो कितना होता है 365 डेज। यहाँ पे ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 243, फिर यहाँ पे आप देखिए सन के आसपास ये चक्कर लगा देते हैं 225 अर्थ डेज के अंदर। तो यहाँ पे इनके जो ईयर हैं वो क्या है, ईयर के अंदर जो डेज हैं वो क्या है, कम है। लेकिन जो ये माइल्स है, माइल्स भी ध्यान रखिएगा, इसका जो डायमीटर है वो 4360 माइल्स, करीब करीब 7000 किलोमीटर है एज कंपेयर टू अर्थ्स कोर, मीन्स इसका जो प्लानिटरी कोर है। एंड ये ईस्ट से वेस्ट तक रोटेट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ वीनस और यूरेनस, देखो यू और वी एक साथ आते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में, यू और वी ही ऐसे हैं जो बैकवर्ड रोटेट करते हैं, ठीक है। बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों
यूरेनस और वीनस ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। अब वीनस से रिलेटेड ही कुछ मिशन देखते हैं, जैसे कि मैगेलन जो कि 1994 में गया था, ये नासा का था। एक वीनस एक्सप्रेस जो कि यूरोप का था, एंड एक था अकट्सुकी, ठीक है, ये जापान का था। फ्यूचर में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक और मिशन भेजने वाली है, दैट इज़ एनविशन, एंड दो उनके एस्ट्रोनॉमिक प्रपोजल्स भी हैं, थेसियोस एंड स्पाइका। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स नासा ने भी प्रपोज किए हैं, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भी 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर लीसा पाथफाइंडर के बारे में पूछा गया था, तो इस तरीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा टॉपिक और था जो कि इसी वीक में आया था, डिजिटल टैक्स इन इंडिया। देखिए हमारी कंट्री के अंदर गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, तो ये सब ऐसी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं जो बहुत पैसा कमा रही हैं, एंड ये अपना मतलब टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, उन कंपनी के अंदर ज़्यादा अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं जहाँ पे टैक्स जो है वो कम लगता है। तो यहाँ पे यूएसए एंड बाकी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे ये सब अपना सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं करते टैक्स से बचने के लिए, तो सभी कंट्रीज़ को कम से कम एक मिनिमम टैक्स रखना चाहिए। तो ये इशू है, ठीक है। तो डिजिटल टैक्स इंडिया में कैसा है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो करीब करीब $2 बिलियन का, मतलब 6 नेशन से जो वहाँ पे उनके वहाँ पे सर्विसेज आती हैं, जो इंपोर्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से वो 25% टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज के ऊपर जो उनको टैक्सेस हैं वो नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे एक इनका ये सेक्शन 301 जिसको USTR कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम जून 2019 से, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से ही मैं ये न्यूज़ में देखती हूँ, तो ये टैक्स लगाते हैं इसके बेसिस पर कि आपकी से कंट्री से जो गुड्स आएंगे उस पर हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आपकी कंट्री हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर क्या करती है, तो टैक्स लगाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि ये लोग टैक्स इंपोर्ट्स पर टैरिफ क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अब इन्होंने 6 कंट्रीज पे किया है, देखिए कौन कौन सी हैं, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, टर्की, इंडिया, ऑस्ट्रिया। ये सारी तो आपको यूरोप के आसपास वाली कंट्रीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इंडिया आपको ध्यान रखना है। तो इनके ऊपर इन्होंने क्या किया है, 25% टैरिफ लगा दिया है, ताकि ये लोग जो डिजिटल टैक्सेस इन्हें कवर करने थे तो ये कवर कर सकें। तो डिजिटल टैक्स इंडिया भी देखिए वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ है जिन्होंने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया था। जब आप क्विज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर पूछा जाता है कि इक्वलाइजेशन लेवी किसके लिए होता है, तो इक्वलाइजेशन लेवी इज रिलेटेड टू डिजिटल टैक्स। तो इक्वलाइजेशन लेवी लेके आए थे 2016 में, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए था। फिर इंडिया ने डिजिटल टैक्स अप्रैल 2020 में फॉरेन कंपनीज के लिए भी कर दिया कि अगर आप हमारे कस्टमर्स को कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं एंड एनुअल रिवेन्यूज कमाते हैं कितने से, 20 मिलियन इंडियन नेशनल रुपी से ज़्यादा, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह क्योंकि हम इनकी कंपनी पर डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से ये हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी किया, एंड ये जो लेवी है ये सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए था। एंड तो ये इस तरीके से जो टर्नओवर था, मतलब वो ई कॉमर्स प्लेयर्स जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो उस पर 2% टैक्स जो है वो और लगा दिया गया, ठीक है। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर कितना हो गया, 6%, तो मतलब और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, ठीक है, ताकि जो सर्विसेज हैं जब भी कोई एक्टिविटी ऑनलाइन होती है तो उस पर टैक्स क्या किया जा सके, कमाया जा सके। तो मई 2021 से ही ये जो सिस्टम है, मींस इसकी वजह से जो कंटिन्यूअसली डज बिजनेस विद मोर देन 3 लाख यूजर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर मतलब जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, जब ये लेवल लगाया गया सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे, एंड गवर्नमेंट ने फिर इसका स्कोप भी इंक्रीज़ किया, मींस 2% टैक्स नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स पे भी लगाया। फिर 2021-2022 के अंदर भी इसको बढ़ाया गया। अब इस साल मई 2021 से ही इनमें वो एंटिटी भी आ गई हैं जो कि हमारी कंट्री में बिजनेस कर रही हैं, एंड उस जैसे मान लीजिए ट्विटर है, ट्विटर को अगर 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके अंदर अब वो लोग भी आ जाएंगे, यानी कि वो कंपनी भी आ जाएंगी।
नाउ अगर कोई ऑफ शोर ई कॉमर्स फर्म्स है, ऑफ शोर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है एंड इसके आसपास सी है, तो ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये ऑफ शोर है, मीन्स यहाँ से यहाँ पर हम कुछ करेंगे। तो ऑफ शोर जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि इंडियन आर्म के थ्रू सेल करती हैं, उनको ये नहीं पे करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज अगर कोई फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है एंड उस कंपनी को ओन कोई इंडियन रेजिडेंट करता है, तो उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं देना, ठीक है। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी इसीलिए दिया जाता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एंड जो फॉरेन कंपनीज खासा कमा रही हैं लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं पे करती, तो उन पर टैक्स लगाया जा सके, तो ये इशू था। चलिए अब देखो कौन कौन सी और कंट्रीज़ हैं जो कि डिजिटल सेलर्स के ऊपर टैक्स लगाती हैं। फ्रांस लगाता है 3%, आशियान जो कंट्रीज़ हैं वो भी लगाते हैं, एंड मींस वो भी इस तरीके के प्लान को भी लेकर आ रहे हैं। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर 140 कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरीके का टैक्स लगाते हैं। यूएसटीआर ये कहता है कि ये टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इससे डिजिटल बिजनेस जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, एंड इससे आइडेंटिकल सर्विसेज वो इट डज़ नॉट एंड टू आइडेंटिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो डिजिटल सर्विस नहीं प्रोवाइड करते तो उन पर क्यों नहीं लगता। अब इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया यही कहता है कि जो मीन्स हम लोग हमारी कंट्री के अंदर अगर वो रेजिडेंट नहीं है एंड वो इंडिया के अंदर फिजिकल प्रेजेंस रखते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर कमाते हैं और वो टैक्स से बच जाएं, तो फिर ये टैक्स ज़रूरी हो जाता है। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर चेंज हो रहा है, डिजिटल कॉरपोरेशंस बढ़ रही हैं, तो पूरा हक बनता है उनसे भी टैक्स चार्ज करने का। अब एक और रिपोर्ट आई थी इसी हफ्ते कोविड वेरिएंट्स को लेकर, तो कोविड वेरिएंट्स के कुछ नाम WHO ने दिए हैं। एंड पहले देखिए वेरिएंट, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये एक्चुअली बार बार म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेट मीन्स अपना जो अंदर का जो सिस्टम है ना, उसको बार बार चेंज करता रहता है। तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स के नाम आए तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे साइक्लोन्स आते हैं तो IMD जो होती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वो उनके नाम रख देती है ना, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाला तूफान के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे वेरिएंट्स का भी नाम रखा गया है, जैसे B1617.2 है, ठीक है, तो ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ, तो ये B1617, फिर देखो ये B16171 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो इस तरीके से ये बार बार मीन्स म्यूटेशन कर रहा है, एक से ज़्यादा बार म्यूटेशंस कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसको पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो वायरल जो इसका RNA है, जो एरर्स हैं जो इसके वायरल RNA के अंदर, वही म्यूटेशंस है, इसीलिए जो दवाई होती है वो भी चेंज करनी पड़ सकती है। एंड वायरसेस जो हैं इस तरीके के म्यूटेशंस को उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएंट्स कहते हैं। तो ये वेरिएंट्स जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं, सिंगल म्यूटेशन भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन भी हो सकती है। म्यूटेशन का मतलब कि अपना जेनेटिक सीक्वेंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इनका जो SARS-CoV-2 है उसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, एंड म्यूटेशन के थ्रू ये अपने सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं। वायरस जो होता है वो अपनी बार बार कॉपी बनाता चला जाता है, जैसे कि काफ़ी टाइम पहले आपने द हिंदू के अंदर एक वो देखा होगा कि पहले जो वायरस था वो बच्चे की फॉर्म में था, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अपने पैर पसारने लग गया और अब तो वो पूरा भाला तलवार लेकर रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके का जो म्यूटेशंस हैं वो देखी जाती हैं। चलिए अब एक और न्यूज़ में है टॉपिक, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी जो थे वेस्ट बंगाल के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट में, तो नरेंद्र मोदी जी गए थे एंड साइक्लोन आया था वहाँ पर, ठीक है। कौन सा साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, ज़रा नाम लिखिएगा, एंड वो नाम किसने दिया था, ठीक है, ओमान कंट्री ने नाम दिया था, जिसका मतलब जैस्मीन होता है, तो उसका जो फुल फॉर्म जो उसका नाम है वो लिखिएगा, ठीक है। वैसे कुछ येस से रिलेटेड है तो आप कुछ बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये पता भी है या फिर नहीं है। तो वहाँ पर जब गए रिपोर्ट लेने के लिए तो वो ममता दीदी जो थी वो आई नहीं पहले तो, एंड फिर जब आए तो फिर वो ऐसे मीन्स न्यूज़ में देखा गया था कि वो आई और फिर वापस चली गई। तो ये सब उम्मीद लगाई गई कि इनको ये जो सलाह है वो चीफ सेक्रेटरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने उनको मीन्स बुला लिया, ठीक है। अब देखो क्या कहा, अब हम थोड़ा न्यूज़ पर जाते हैं। जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के अलप्पन बंदोपाध्याय, ये रिसेंटली इनको एक नोटिस दिया गया, होम मिनिस्ट्री ने दिया, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे 2 साल की सज़ा एंड फाइन या फिर दोनों भी लग सकते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इशू क्या है, जो ऑफिसर एब्सटेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द रिव्यू मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, एंड देखिए मे बी यहाँ पर नाम आपका आई जाए साइक्लोन का, उसका नाम चलिए आप खुद ही लिखिएगा, एंड
मे बी इस न्यूज़ के अंदर आई जाए, अगर आ जाएगा तो फिर आप बताइएगा अरेबियन सी में कौन सा आया था, ठीक है, तो वो वाला आप बताइएगा। तो यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए कि कलाई कुंडा के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मीन्स नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आप आइए। तो फिर यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से एक्ट किया कि जो लॉफुल डायरेक्शंस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो सेक्शन 51 भी है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये सेक्शन ये कहता है कि क्योंकि आपने रुकावट लाने की कोशिश की एंड सेंटर ने आपको कोई डायरेक्शन दी तो आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। एंड ये भी कहा गया कि जो वॉयलेशन है वो पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे देखिए कहा गया है 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, अगर इस तरीके का वॉयलेशन करते हैं। एंड अगर इस रिफ्यूज़ल से मीन्स आपके ना आने की वजह से किसी की लाइफ और डेंजर में हो सकती है तो आपको 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। तो ये बात कही गई। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में बात करें तो होम मिनिस्टर मेड स्पिटिंग इन पब्लिक अ पनिशेबल ऑफेंस इन अप्रैल लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये बात पहले ही आ गई थी। एंड ये भी कहा गया था कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर फेस मास्क पहनना भी क्या है, ज़रूरी है। फिर 30 मार्च 2020 को भी जब दिल्ली के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो सब लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे। तो यहाँ पर भी देखा था कि अपनी ड्यूटीज़ जो है वो कौन कौन नहीं निभा रहा है। तो इस तरीके का जो एक्ट है, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, जब 2004 में सुनामी आई थी उसके बाद ये रखा गया था। 24 मार्च 2020 को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि देखते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करते हैं कि आप डिसीजन लीजिए, ऑक्सीजन, व्हीकल्स, ये सब सबको सप्लाई कीजिए। तो ये एक्ट जो है वो जून 30 तक सभी को एक्सटेंड कर दिया गया। एंड इसको एनफोर्स कौन करती है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस एक्ट को एनफोर्स कौन कराता है, होम मिनिस्ट्री। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। तो 1 से लेके 7 जून तक, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो वो मैराथन वीडियो के अंदर लाया जाएगा, लेकिन मैंने आपका 1 से लेके 7 जून तक कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा नहीं है। एक एमबी टैग और है तो उसे भी मैं कल की वीडियो के अंदर कवर कर लूँगी। तो अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। साथ साथ में आप इनसाइट्स IAS वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे क्विज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मेंस के आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं वीडियोस कैसी लगी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, जिस साइक्लोन का नाम नहीं लिखा गया है वो साइक्लोन का नाम बताइएगा। एक और साइक्लोन आया था अरेबियन सी के अंदर जिसका नाम म्यांमार ने दिया था, ठीक है, तो म्यांमार इस तरफ है, नाम यहाँ का दिया। ओमान इस तरफ है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान इस तरफ है, नाम यहाँ का दिया। तो दोनों के नाम आप बताइएगा एंड दोनों का मतलब भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू।